Most welcome, student. This is Utkarsh Tiwari. Now, student, we are coming the next part of D and F block. हम लोग D block and F block के next part को समझने जा रहे हैं. स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले कई प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कशन कर ली है. हम लोग को मालूम है कि D and F block बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. बहुत सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. अब बहुत सी ऐसी बाकी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम लोग समझते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो आइए हम लोग देखते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को. तो डी एंड एफ ब्लॉक क्या है? दे शो वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इनकम्प्लीट फील्ड डी सब्शेल. इनका डी सब्शेल इनकम्प्लीट फील्ड होता है, इसी वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जिस तरीके से अगर हम लोग स्कैंडियम फैमिली देखें तो इनके लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1S2 रहता है, और उसी तरीके से सबसे लास्ट देखें हम लोग कॉपर और जिंक फैमिली, जिसके में D10S1 और D10S2 रहता है. तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मिड फैमिली के, और मिनिमम शो करेंगे स्कैंडियम फैमिली के, टाइटेनियम फैमिली के, क्योंकि इनके पास सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. स्कैंडियम फैमिली में D1 और टाइटेनियम फैमिली में D2. उसी तरीके से लास्ट में जिंक फैमिली, क्योंकि उसका कंप्लीटली फिल्ड होता है डी सब्शेल, इसीलिए वो केवल +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, जिसमें केवल +2 ही स्टेबल रहती है. तो हम लोगों को ये मालूम है कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि उनका इनकम्प्लीट फील्ड डी सब्शेल रहता है. देखिए, जिस तरीके से एक और ध्यान रखिएगा कि जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. जैसे क्रोमियम एंड मैंगनीज फैमिली के गिव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्रोमियम के लास्ट शेल का हम लोग को मालूम है D5S1 होता है, मैंगनीज का D5S2 रहता है. ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जिस तरीके से क्रोमियम फैमिली वाले शो करते हैं +2, +3, +4, +5 एंड +6. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो क्या रहता है कि क्रोमियम में जो +2, +3 लिखे हुए हैं, +4, +5 लिखे हैं, जो ब्रैकेट में है वो लेस स्टेबल होते हैं. तो ये +2, +3, +4, +5, +6 ये सब शो करते हैं. उसमें से लेस स्टेबल जो ब्रैकेट में लिखे हुए +4 और +5. +6 आपने देखा होगा KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है 7, K2Cr2 7 में Cr की रहती है +6. अब Mn में देखते हम लोग, Mn में +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7 होते हैं. इसमें भी +4 और +5 वाले लेस स्टेबल रहते हैं. +6, +7 भी होते हैं, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल देखा KMnO4 में Mn का 7. उसी तरीके से देखिएगा ऑस्मियम और रुथेनियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +8. ऑस्मियम OS O8 में, RuO8 में ये ऑक्सीडेशन स्टेट +8 शो करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोगों को ये समझ में आया कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए. अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ और एलिमेंट्स के, यानी कि हम लोग बात करें जिस तरीके से कॉपर में, तो कॉपर की +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, यानी कि कॉपर फैमिली की बात कर रहे हैं Cu Ag Au. क्लियर? तो कॉपर Cu+1 और Cu+2. उसी तरह सिल्वर +1 में ज्यादा स्टेबल रहता है. उसी तरीके से गोल्ड +1 और +3 दोनों शो करता है. तो हम लोगों ने समझा कि ये वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट केवल इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं. वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन शो करने का मतलब स्टूडेंट समझ लीजिए, यानी कि इनके ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट माने हम लोगों को मालूम है
चार्ज ऑन एलिमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज ऑन एलिमेंट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आता है टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बनाते हैं जिस तरीके से, याद रखिए कि क्यों बनाते हैं, हाइयर चार्ज डेंसिटी रहती है, स्मॉलर साइज रहती है, इनकम्प्लीट फील्ड डिसरप्शन होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज की वजह से ये टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आप याद रखिएगा कि K4FeCN6, CuNH3 close 4 SO4, NiCO close 4, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, CuNH3 close 4 SO4 मीन्स टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, और ये निकिल कार्बोनिल बना रहा है या टेट्रा कार्बोनिल निकिल के रहता है। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स माने क्या रहता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है FeCN6, और क्यों उसको बोलते हैं, क्योंकि Fe से Cn सब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट करते हैं, क्योंकि उनका डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए इसलिए डोनेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तभी इनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किससे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, इसीलिए इनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। यहां पर याद रखिएगा K+ और FeCN6 माइनस होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनायन कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव साइन का रहता है +2, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कैटायन कॉम्प्लेक्स। और उसी तरीके से NiCO4 ये रहता है न्यूट्रल। तो हम लोगों को ये मालूम चला कि क्यों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि हाई चार्ज डेंसिटी रहती है, स्मॉल साइज रहती है और इनकम्प्लीट फील्ड डिसरप्शन रहता है, इसलिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज याद जरूर से रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग उस पर कंसंट्रेट होते हैं कि और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। Now students, we are talking about the next one, standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या शो करते हैं, हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए कि दे हैव हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके पास हाई चार्ज डेंसिटी रहती है, एक्सेप्ट ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। हम लोग को मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं उनकी निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होती है, यानी कि वो सब रिएक्टिव होते हैं, और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रहते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, यानी कि जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वाले को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उनकी हाई रिडक्शन पोटेंशियल होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ आफ्टर दैट वी आर कमिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो दे हैव ए पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स, और वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक में आएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए वो अधिकतर पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। और साथ साथ याद रखिएगा कि उनके पास इनकम्प्लीट फील्ड डिसरप्शन होता है। इस इनकम्प्लीट फील्ड डिसरप्शन की वजह से ही वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ सो दे आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, सो दे हैव अ डाइपोल मोमेंट, एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n+1 n+2 बार मैग्नेटॉन। बार मैग्नेटॉन में मेजर करते हैं। याद रखिएगा कि बार मैग्नेटॉन की वैल्यू 1 बार मैग्नेटॉन की वैल्यू रहती है कितनी, EH/4πmc रहती है। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, हमने लिया है जिस तरीके से क्रोमियम का लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 रहता है, और जब ये C3+ दिखाएगा तो इसके पास केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि अगर डाइपोल मोमेंट निकालेंगे 3 वैल्यू रख देंगे, n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
तो वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 यानी कि स्क्वायर रूट 15 बार मैग्नेटॉन होगी। ये डाइपोल मोमेंट किस में होगा, केवल पैरामैग्नेटिक में, डायमैग्नेटिक में क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिपेल कर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्लियर स्टूडेंट। और साथ साथ एक डिस्पेसिक टाइप के होते हैं पैरामैग्नेटिक, जिसे हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं हम लोग, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ द पैरामैग्नेटिक, जिनके पास डोमेन होते हैं, एक डोमेन में 10 की पावर 23 से मैक्सिमम 10 की पावर 45 एटम्स ग्रुप बना के रहते हैं, जिनका नेचर रहता है कैसा, इनका नेचर रहता है उसी तरीके से जैसे पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सब एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, ग्रुप में रहते हैं, और इसी ग्रुप में बनाने की वजह से कैसा रहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये ग्रुप्स में रहते हैं और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर यानी कि अट्रैक्शन विद इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सब क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई स्टूडेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स की, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स में और समझ लीजिए कि ये क्या रहते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे आयरन 770 डिग्री सेल्सियस पर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर गेन कर लेता है। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई हो जाता है, इसलिए। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आयरन के और कंपाउंड्स यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर छोड़ करके पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो यहां पर हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल डिस्कशन किए, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे और सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताई वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टर्म में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को यानी कि इसके रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के और सब कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।